हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज देवली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आजकल आप देख रहे होंगे कि भारी बारिश के कारण सभी निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालयों में अवकाश चल रहे हैं। तो इस अवकाश के उपलक्ष्य में जो पढ़ाई बाधित हो रही है, उस पढ़ाई को देखते हुए लक्ष्य क्लासेज आपको घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्लासें उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें आज अपन 11th क्लास का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 10 है, वह है कोशिका चक्कर और कोशिका विभाजन। इस चैप्टर की बात करेंगे अपन कि कोशिका चक्कर होता क्या है और कोशिका विभाजन क्या होता है। इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs आ रखे हैं, इन्हें नीट और जो BSc नर्सिंग वगैरह का एग्ज़ाम है, जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है बायोलॉजी से रिलेटेड, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को बाधित ना करें और जल्दी से जल्दी लक्ष्य क्लासेज के साथ जुड़िए, जिससे कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से आपकी तैयारी प्रॉपर रूप से चल सके। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर है कोशिका चक्कर व कोशिका विभाजन। कोशिका चक्कर व कोशिका विभाजन, सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ये चैप्टर मैंने ऑफलाइन जो क्लासेज चली है इतने दिनों तक उसमें पढ़ा दिया है, उसी को वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ सके जो पहले अटेंड नहीं कर रखी है क्लास उन्होंने, तो वो भी आसानी से इसको समझेंगे। और जिन बच्चों ने ये क्लास पढ़ ली है कंप्लीट रूप से, यानी कि चैप्टर पढ़ लिया है, उनके लिए रिवीजन का टाइम है ये, तो वो भी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले है अपने पास में कोशिका चक्कर क्या होता है। जब भी अपने 9th 10th ऐसी जो क्लासें हैं उनमें पढ़ा होगा तो वहाँ स्टार्ट होता है डायरेक्ट कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन अपन ने 3 प्रकार का सामान्य रूप से पढ़ा होगा, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो उससे पहले आता है कोशिका चक्कर, यानी कि कोशिका चक्कर एक साइकिल, एक घटनाओं का क्रम है जिसके अंतर्गत क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका को विभाजन होना आवश्यक इसलिए है कि यदि कोशिका विभाजित नहीं होगी तो उनकी संख्या ही नहीं बढ़ेगी और उनकी जो लंबाई है वो लगातार बढ़ती जाएगी। इस कारण उसको मेंटेन करने के लिए कोशिकाएं विभाजित होती है। जो पुरानी चीज़ें डैमेज हो जाती, कोशिका यानी उत्तक डैमेज हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है, कोशिका विभाजन करता है। तो ये कोशिका विभाजन ही इंक्लूड है किसके अंदर, कोशिका चक्कर के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसको, कोशिका चक्कर को, कि कोशिका चक्कर होता क्या है। सेल साइकिल क्या है। कोशिकाओं के अंदर जो DNA और गुणसूत्र होता है उनको अपन कहते हैं जीनोम। तो 3 घटनाओं का जिक्र ध्यान रखना तुम्हारे को। एक तो जीनोम का द्विगुणन हो, पहली चीज क्या बोल रहा हूं मैं, जीनोम का द्विगुणन हो, द्विगुणन की यानी उसकी मात्रा क्या हो जाए, डबल हो जाए। और अन्य आवश्यक सामग्री या आवश्यक घटकों का निर्माण हो। और तीसरा है कोशिका विभाजित हो, यानी कि एक भाग से वो 2 टुकड़े बना ले तो उसको करें विभाजन। ये तीनों घटनाएं एक सीक्वेंस से होती है, उसी घटनाओं के क्रम को क्या कहा जा रहा है, कोशिका चक्कर या कोशिका सेल साइकिल कहा जा रहा है। सबसे पहले क्या होगा, जीनोम यानी कि जो DNA की बात करते हैं उसका द्विगुणन होगा, यानी उसकी मात्रा डबल होगी, जिससे कि वो 2 कोशिकाओं में बराबर बढ़ सके। आवश्यक जितने भी घटक है जैसे प्रोटीन है तो उनका भी निर्माण इसी प्रक्रिया में होगा और फिर वो क्या होगी, 2 भागों में बटेगी। तो कोई भी कोशिका चक्कर को देखते हैं तो उसमें 2 प्रावस्थाएं बताई जाती है।
कोशिका चक्कर दो प्रावस्थाओं से मिलकर बना हुआ है। पहली है अंतरावस्था, अंतरावस्था जिसको कह रहे हैं इंटरफेज, और दूसरी होती है एम प्रावस्था, एम प्रावस्था, एम फेज। अब तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है, जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है, दोनों के बायोलॉजी सब्जेक्ट आएगा। और बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको फिलहाल जो 3-4 साल का जो पैटर्न है वो उसके ऊपर बात करें तो वो पैटर्न चलता है एनसीईआरटी। और मैं आपको यहाँ केवल जो एनसीईआरटी है वो आपको पढ़ाऊंगा। न एनसीईआरटी की जो लाइन टू लाइन है, वर्ड टू वर्ड है, उसके ऊपर बात करेंगे अपन, जिससे आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वो जो एग्जाम हो रहा है उसमें जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको पर्याप्त रूप से मिल सके। जैसे ही चैप्टर होगा उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे कि इनसे आए हुए जो नीट में क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से मैच करते हैं या नहीं करते हैं, एनसीईआरटी के बाहर का जो मैटर है उससे क्वेश्चंस आते हैं या अपने को वो मैटर पढ़ना होता है या नहीं पढ़ना होता है। तो आपको मैं केवल एनसीईआरटी के ऊपर बात करके बताऊंगा कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। बाकी जो मैटर है वो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी एग्जाम का पैटर्न है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में बता रखा है कि जो सेल साइकिल है वो दो प्रावस्थाओं में पूरा होता है। एक है अंतरावस्था जिसको करें इंटरफेज, और एक है एम प्रावस्था जिसको करें एम फेज। ये एम फेज ही क्या कहलाती है, माइटोसिस भी कहलाती है, और दूसरा ये मियोसिस भी कहलाती है। यानी कि जो अपन कोशिका विभाजन पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दो कोशिकाएं या 4 कोशिकाओं का बनना, और वो घटना कहाँ होनी है, एम फेज में। इसलिए एम फेज का नाम ही क्या है, माइटोसिस भी है और मियोसिस भी है। यानी कि दोनों को पढ़ने से पहले अपने को इंटरफेज पढ़ना होगा। तो कोई भी कोशिका चक्कर अपन पढ़ते हैं तो कोशिका चक्कर का साइकिल बनाता हूं मैं। तो कोशिका चक्कर में दो मुख्य प्रावस्थाएं हैं। पहली प्रावस्था है इंटरफेज, इंटरफेज को 3 भागों में बांटा गया है, G1, S फेज और G2 फेज। ये तो है इंटरफेज की 3 उपावस्थाएं। इसके बाद में आ जाती है एम फेज। एम फेज में कोई सा भी पढ़े अपन, पहला आता है प्रोफेज, यानी कि समसूत्री पढ़ रहे हैं या अर्धसूत्री पढ़ रहे, पहली अवस्था प्रोफेज। दूसरी अवस्था है मेटाफेज, तीसरी अवस्था है एनाफेज, और चौथी अवस्था है टीलोफेज। और इसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यदि मैं कोशिका चक्र की बात करूं तो कोशिका चक्र 2 अवस्थाओं में बटा हुआ है। पहला है इंटरफेज, इंटरफेज आगे चल के 3 उपावस्थाओं में बटा हुआ है, G1, S अवस्था और G2 अवस्था। जो दूसरी अवस्था है एम फेज, एम फेज को ही विभाजन अवस्था कहा जाता है, और ये 2 अवस्थाओं में पूरी होगी। पहली है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस यानी कि जो केंद्रक है उसका विभाजन हो रहा है, उसको करें कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 अवस्थाओं में पूरा हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। साइटोकाइनेसिस 2 विधियों से संपन्न होता है, एक है खांच विधि, खांच विधि,
और दूसरी है कोशिका पट्टी या प्लेट विधि। इसी सीक्वेंस से अपने को पूरा कोशिका चक्कर ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आती है इंटरफेज, जो कि 3 उप अवस्थाओं में विभाजित हो रखी है, G1, S और G2। एम फेज जो कि 2 अवस्थाओं में विभाजित है, पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। केंद्रक के विभाजन को करें कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य के विभाजन को करें साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले बात करेंगे अपन इंटरफेज क्या होता है। इससे पहले कुछ मैं बेसिक चीजें बताता हूं जो अपने एनसीईआरटी में मेंशन है। सेल साइकिल यानी कोशिका चक्कर, मानव की बात करें तो मानव में लगते हैं 24 घंटे। जो हीस्ट आती है, खमीर आती है, ये एक फफूंद होती है, इसमें लगते हैं 90 मिनट। यह आपको 2 डायरेक्ट डाटा टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। मानव में कोशिका चक्कर में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है टोटल, और हीस्ट जो खमीर होती है उसमें 90 मिनट का टाइम लगता है। अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंटरफेज क्या है। सबसे पहले है अंतरावस्था, जिसको कह रहे हैं इंटरफेज। यहां से बेसिक चीजें आपको कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात है कोशिका चक्कर की सबसे बड़ी परावस्था, जैसे उदाहरण दिया गया है, मानव के अंदर कितने समय लग रहा था, 24 घंटे का समय लग रहा था। इस 24 घंटे में से 95% जो समय है वो कहां पर व्यतीत हो रहा है, अंतरावस्था में हो रहा है, अंतरावस्था। और बचा हुआ 5% समय में क्या हो रहा है, एम परावस्था पूरी हो रही है, यानी कि जो वास्तविक विभाजन हो रहा है वो पूरा हो रहा है। तो सबसे बड़ी अवस्था कौन सी बताई गई है, वो है अंतरावस्था। अंतरावस्था का एक नाम और है, वो है विश्राम अवस्था, विश्राम प्रावस्था, रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है इसको, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि कोशिका इंटरफेज अवस्था में कोई कार्य नहीं करती, यानी विभाजन का कार्य नहीं कर रही है। इस कारण इसको रेस्टिंग फेज या विश्राम प्रावस्था के नाम से भी पुकारते हैं इसको। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से विश्राम प्रावस्था या रेस्टिंग फेज किसको कहा जाता है, तो वो है अंतरावस्था। अब ये 3 प्रावस्थाओं में विभाजित हो रखी है। पहली है G1, दूसरी है S और तीसरी है G2। पहले इनके नाम बताता हूं मैं। G1 का मीनिंग है फर्स्ट गैप फेज, S है सिंथेसिस, संश्लेषण परावस्था, और सेकेंड गैप फेज। यदि इनके कार्य की बात करें कि इनमें क्या क्या घटनाएं हो रही है, तो सबसे पहले है G1 परावस्था। G1 परावस्था में जो कोशिका होती है, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है और अपनी वृद्धि करती है, अपनी वृद्धि करती रहती है। दूसरी, यहाँ पर प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है, यानी कि प्रोटीन और आरएनए यहाँ पर बनता है।
एस अवस्था से पहले आ रही है G1। एस अवस्था का मीनिंग है क्या? संश्लेषण। तो यहां किसका संश्लेषण होगा? डीएनए का। डीएनए का संश्लेषण होगा। संश्लेषण का मीनिंग है कि नया डीएनए यहां पर बनेगा। दूसरी मुख्य घटना है यहां पर डीएनए द्विगुणन। डीएनए का क्या होगा? द्विगुणन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? एक डीएनए अणु से नया डीएनए अणु बन रहा है, तो इस घटना को कह रहे हैं डीएनए द्विगुणन। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहां अपने को कोड में लिखा हुआ है कि जो डीएनए है वो 2C से कौन सी कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है? 4C में। अब ये 2C और 4C क्या होते हैं? तो इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा क्रोमोजोम के ऊपर, यानी गुणसूत्रों के ऊपर। तो मैं यहां बता रहा हूं अलग से कि किसी भी गुणसूत्र को अपन देखते हैं तो इसमें इसकी संरचना को पढ़ते हैं तो ऐसी संरचना तुमने देखी होगी। तो कोशिका चक्कर यानी कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले अपने को क्रोमोजोम गुणसूत्र के बारे में हल्की सी जानकारी लेनी है। तो ये जो भाग है यहां से लेके ये जो भाग है इसको बोलते हैं अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड। तो कोई भी गुणसूत्र होता है तो उसमें 2 क्रोमेटिड होती है। जहां क्रोमेटिड जुड़ी हुई रहती है उस भाग को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर। और इसके अंदर जो संरचना है वो है क्रोमेटिन, क्रोमोनिमेटा। इसके ऊपर डॉट डॉट जैसी संरचनाएं आप देख सकते हो, तो इनको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। जो अंतिम हिस्सा होता है क्रोमेटिड का इसको कहते हैं टीलोमियर। और जो ये आवरण होता है इसको बोलते हैं पेलिकल। यहां पर सेंट्रोमियर के यहां पर 2 उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती है, बिंदु जैसी संरचनाएं पाई जाती है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। यदि ये इस कंडीशन में हैं तो इसको लिख रहा हूं मैं 2C, यानी कि 2 क्रोमेटिड वाला गुणसूत्र। अब जैसे एस अवस्था कंप्लीट होती है तो इसका द्विगुणन होता है, यानी कि ये इसकी मात्रा डबल हो जाती है और अपने को डायग्राम में देखने को मिलेगा इस प्रकार का डायग्राम अपना हो जाएगा इस प्रकार का। तो इसमें 2 क्रोमेटिड ये है और 2 क्रोमेटिड ये है, तो इसको लिख रहे अपन 4C। यहां क्या बता रहा था मैं कि डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। डबल मात्रा को इंडिकेट किया हुआ है कि यदि एस अवस्था से पहले डीएनए 2C कंडीशन में है तो वो एस अवस्था खत्म होने के बाद में कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? 4C कंडीशन में आ जाएगा। तो 2C और 4C का मतलब क्या है? जब क्रोमोजोम को गुणसूत्र को देखते हैं तो इसमें 2 क्रोमेटिड दिखाई देती है और जैसे एस अवस्था पूरी होती है तो इसमें कितनी क्रोमेटिड हो जाती है? 4 क्रोमेटिड हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना सेंट्रोमियर एक ही होता है इसमें, और ये कंडीशन हो गई 4C। तो 2C और 4C क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ में जो प्राणी कोशिकाएं होती है, यानी कि जो जंतु कोशिकाएं होती है, इसमें पाया जाता है तारक काय यानी तारक केंद्र। तारक केंद्र। और इसका भी द्विगुणन होता है, यानी इसकी संख्या भी क्या होती है? डबल हो जाती है। और ये द्विगुणन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। और ये तारक केंद्र क्या काम करेगा आगे? तरकु तंतु बनाने का काम करेगा। तरकु तंतु, स्पाइंडल
स्पाइंडल फाइबर बनाएगा जो जुड़ेंगे काइनेटोकोर से। तो तर्कु तंतु बनाने का काम कौन करता है? तारक केंद्र। और तारक केंद्र चाहिए अपने को 2। एस अवस्था से पहले है एक तारक केंद्र, इसलिए इसका द्विगुण होके और तारक केंद्र की संख्या भी बढ़ जाएगी, हो जाएगी 2। यहां ध्यान रखना है डीएनए की मात्रा डबल हो रही है, यानी कि गुणसूत्र की जो मात्रा है वो भी क्या हो रही है? डबल हो रही है। लेकिन विशेष ध्यान रखना है कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यह है गुणसूत्र, इसकी जो मात्रा है वो डबल हो रही है, संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो विशेष आपको इंडिकेट रखना है, मात्रा तो हो रही है डबल, लेकिन संख्या आ जाए कि संख्या में कोई बदलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डी मात्रा डबल हो रही है लेकिन संख्या अपरिवर्तित रह रही है, यानी संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो विशेष ध्यान रखना, केवल यहाँ क्या हो रही है? मात्रा बढ़ रही है, जिससे कि जब भी एक कोशिका से 2 बने तो वो बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए। तो यहाँ अब कुछ मैं नाम मेंशन कर रहा हूं कि जीवन का एक और नाम दिया गया है। अब समझ गए कि यहाँ एस अवस्था में क्या हुआ था? डीएनए का संश्लेषण हुआ था, यानी कि डीएनए बना था। तो डीएनए बनने से पहले की अवस्था कौन सी है? वह है जीवन प्रावस्था। तो इसका एक और नाम हो गया प्री डीएनए सिंथेसिस। प्री डीएनए सिंथेसिस यानी पूर्व डीएनए संश्लेषण। क्यों? क्योंकि ये डीएनए संश्लेषण से पहले की अवस्था है, इस कारण इसका नाम हो गया पूर्व डीएनए संश्लेषण। एक और नाम बता रहा हूं मैं, वो नाम कैसे आपको ध्यान रखना है। G1 अवस्था, उसके बाद में S है, G2 है, G2 के बाद में क्या हो गया? M प्रावस्था आ गई। तो M प्रावस्था के बाद में वापस पहली अवस्था कौन सी आएगी? G1। तो इसका एक और नाम हो गया, वो नाम क्या है? पोस्ट M प्रावस्था। M प्रावस्था को नाम क्या दिया मैंने? समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। तो पश्चे सूत्री विभाजन, पश्चे सूत्री प्रावस्था। 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहला तो है फर्स्ट गैप फेज। जो 2 नाम लिए हैं मैंने वो कैसे लिए हैं? डीएनए संश्लेषण हो रहा है एस प्रावस्था में, इससे पहले आ रही है जीवन, तो इसको लिख दिया मैंने पूर्व डीएनए सिंथेसिस। और एम प्रावस्था के बाद में पहली अवस्था आएगी, वो आएगी जीवन, तो उसका नाम हो गया पोस्ट एम प्रावस्था, यानी पश्चे एम प्रावस्था या एम प्रावस्था को कह रहे हैं अपन समसूत्री या सूत्री विभाजन, इसलिए लिखा हुआ है पश्चे सूत्री विभाजन या पश्चे सूत्री प्रावस्था। अब बात करते हैं अपन G2 प्रावस्था की। तो G2 प्रावस्था का नाम क्या लिखा हुआ? सेकेंड गैप फेज। ये किसके बाद में आ रही है? एस प्रावस्था के बाद में। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। क्या नाम हो गया इसका? पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। G2 के बाद में क्या आनी है? M प्रावस्था। तो M के पहले क्या आ रही है? G2। तो इसका लिख सकता हूं मैं प्री M प्रावस्था। तो विशेष ध्यान रखना है, टोटल इंटरफेज के लिए क्या एक वर्ड चलेगा? 2 M प्रावस्था के बीच की अवस्था या प्रावस्था वो क्या कहला रही है? वो है इंटरफेज। एम प्रावस्था में क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है, तो 2 कोशिका विभाजन के बीच की प्रावस्था भी क्या कहलाएगी? इंटरफेज या अंतरावस्था कहलाएगी। G2 में क्या होना है? जो आरएनए है उसका संश्लेषण होगा, और विशेष रूप से
प्रोटीन का जो संश्लेषण हो रहा है वो भी कौन सी अवस्था में हो रहा है, G2 अवस्था में। और प्रोटीन में विशेष ध्यान रखना तुम्हारे को, एक प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या बनाती है, तरकु तंतु यानी स्पाइंडल फाइबर बनाती है। तो इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण भी कहाँ हो रहा है, G2 परावस्था में हो रहा है। इसके बाद में ये हो गया अपना इंटरफेज। अब इंटरफेज से कुछ रिलेटेड ध्यान रखनी है। एक आती है G0 अवस्था जिसको कहा जा रहा है शांत परावस्था। शांत परावस्था, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि शांत परावस्था क्या है। कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होना चाहती, विभाजित नहीं होती है, जैसे इसका उदाहरण दिया है हृदय कोशिकाएं। हृदय कोशिका ये विभाजित नहीं होती है, या जो कोशिकाएं कभी कभी विभाजित होती है, कभी कभी विभाजित होती है, कभी कभी कब विभाजित होगी वो, जैसे उदाहरण दिया हुआ है क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत करनी हो। जब कोई ऊतक डैमेज हो जाए और उसको ठीक करना हो, जब डैमेज होगा तभी उसको नई कोशिकाएं बनानी है। तो यानी कि कभी कभी ही उसको जरूरत पड़ रही है विभाजित होने की। दो कंडीशनें का जिक्र कर रहा हूं मैं। एक तो ऐसी कंडीशन है जब उसको कभी विभाजित होना ही नहीं है, और दूसरी कंडीशन है कि मान लो कोई ऊतक डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, उसको वापस ठीक करना है, तब कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी और उसकी मरम्मत करेगी। तो ऐसी दो कंडीशन में कोशिकाएं क्या होती है, G1 परावस्था से निकलकर, G1 परावस्था से निकलकर निष्क्रिय परावस्था में पहुंच जाती है। और इस निष्क्रिय परावस्था को क्या कह रहे हैं, G1 परावस्था कहा जा रहा है। तो जब भी अपन डायग्राम के रूप में पढ़ते हैं तो यहां से आपको बाहर ऐसा G1 लिखा हुआ मिलेगा, यानी इसका मतलब क्या है कि कोशिका G1 अवस्था से निकल के और बाहर आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि यदि कोई कोशिका G1 परावस्था में है तो क्या वो कोशिका चक्र में इन्वॉल्व है या कोशिका चक्र में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यदि कोई कोशिका G0 परावस्था में है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो कोशिका चक्र में अभी इन्वॉल्व नहीं है, और जब इसको विभाजित होना होता है तब ये वापस कोशिका चक्र में एंट्री लेती है और आगे अपना विभाजन पूरा करती है। तो यहां अपन ने कोशिका चक्र में क्या देखा अभी तक, सबसे पहले ध्यान रखना है कोशिका चक्र होता क्या है। कोशिका चक्र में 3 घटनाओं का विशेष जिक्र ध्यान रखना है। जीनोम, जिसको कह रहे हैं अपन डीएनए, तो डीएनए का द्विगुणन होता है, आवश्यक घटक जैसे आरएनए प्रोटीन का निर्माण हो रहा है या तारक केंद्र का द्विगुणन हो रहा है, और उसके बाद में कोशिका 2 भागों में बट रही है। ये घटनाएं होती है एक क्रमबद्ध तरीके से, तो उस प्रक्रिया को करें कोशिका चक्र। ये घटनाएं 2 हिस्सों में जाके पूरी होती है, एक है अंतरावस्था यानी इंटरफेज, और दूसरी है एम परावस्था यानी कि एम फेज। एम फेज के ही 2 नाम हैं, माइटोसिस और मियोसिस, यानी समसूत्री यानी सूत्री विभाजन, और दूसरे का नाम है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें 1 से 2 बनेगी और इसमें मियोसिस में 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा। पहली है इंटरफेज। इंटरफेज को अपन ने देखा, उससे पहले आपको कोशिका चक्र का पूरा आकलन करना, एक डायग्राम के माध्यम से देखना है।
तो कोशिका चक्र की अवस्थाओं को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। इंटरफेज आगे चल के 3 उप अवस्थाओं में विभाजित रहती है। एम फेज 2 स्टेप में पूरी होती है। पहला है केंद्रक का विभाजन जो 4 अवस्थाओं में पूरा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और जो साइटोकाइनेसिस है यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन है, जो भी 2 विधियों से होगा, खांच विधि और कोशिका पट्टी का विधि। खांच विधि होगी प्राणी कोशिकाओं में और कोशिका पट्टी विधि है वो चलेगी पादप कोशिकाओं के अंदर। सबसे पहले अपन इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज जो प्रावस्था है, इंटरफेज जो अवस्था है उसका एक नाम और है विश्राम प्रावस्था। विशेष ध्यान रखना तुम्हारे को, विश्राम प्रावस्था। इंटरफेज ही कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था है। क्यों? क्योंकि जितना भी कोशिका चक्र में जो समय लग रहा है उसका 95% जो समय है वो इंटरफेज अवस्था में व्यतीत होता है। जैसे कि मानव जो कोशिका है उसको कोशिका चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लग रहा है, उस 24 घंटे में से लगभग 23 घंटे तो ये इंटरफेज में व्यतीत करती है और जो 1 घंटा रहता है वो जो एम प्रावस्था है उसमें व्यतीत करती है। तो सबसे बड़ी अवस्था हो गई इंटरफेज और सबसे छोटी अवस्था हो गई एम फेज। किसकी? कोशिका चक्कर की। अभी मैं समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोशिका चक्कर की प्रावस्थाओं की। तो कोशिका चक्कर की सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज और सबसे छोटी हो गई एम फेज। यदि इंटरफेज को अपन देखते हैं तो ये 3 अवस्थाओं में बटा हुआ है, G1, S और G2 प्रावस्था में। G1 का मीनिंग क्या है? फर्स्ट गैप फेज। इसमें कोशिकाएं उपापचयी रूप से एक्टिव रहती है और अपनी वृद्धि लगातार करती रहती है और इसी प्रावस्था में कुछ प्रोटीन और आरएनए का निर्माण भी हो जाता है। एस प्रावस्था का मीनिंग है सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करना। अब यहाँ संश्लेषण किसका होगा? डीएनए का, यानी कि नया डीएनए बनेगा। दूसरी जो मुख्य घटना इसमें वह डीएनए का द्विगुणन होना, यानी कि डीएनए की मात्रा है वो डबल हो जाती है। इस मात्रा को अमाउंट को इंडिकेट किया है 2C से 4C। अब ये 2C से 4C क्या होता है? तो इसके लिए चलना पड़ेगा अपने को गुणसूत्र पे। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होती है, क्रोमेटिड को इंडिकेट किया है C से यानी कि 2C। अब ये जैसे ही डीएनए का द्विगुणन होता है और वो इस कन्वर्ट हो जाता है 4C में, यानी कि इसमें 4 क्रोमेटिड आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो गुणसूत्र है वो किससे मिलकर बना हुआ है? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। यदि डीएनए की मात्रा डबल होगी तो गुणसूत्र की मात्रा भी क्या होनी है? ऑटोमेटिक से होता है डबल होनी है। यहाँ विशेष तुम्हारे को नोट लगा के ध्यान रखना है कि मात्रा केवल क्या हो रही है? डबल हो रही है, संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो मात्रा तुम्हारे को ध्यान रखनी है डबल, लेकिन संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मात्रा को तुम्हारा को दिया जाएगा कि एस प्रावस्था से मात्रा है 2C, तो एस प्रावस्था के बाद में क्या हो जाएगी? 4C, लेकिन इसकी संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल मात्रा का ध्यान रखना है, संख्या में कोई लेना देना नहीं है, यानी कि संख्या अपरिवर्तित रहेगी। तो यहां से क्लियर हो गया 2C से 4C का मतलब क्या है? इसी अवस्था में यानी एस प्रावस्था में जब डीएनए डबल हो रहा होता है उसी के साथ साथ कोशिका द्रव्य में एक और घटना होती है। कोशिका द्रव्य का मतलब है केंद्र के बाहर की बात कर रहे हैं अपन, तो वहां पर क्या होता है? तारक केंद्र जो कोशिकांग है वो रहता है और इसकी मात्रा भी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। और यही तारक केंद्र क्या काम करेगा? तर्कु तंतु बनाने का काम करेगा। और ये तर्कु तंतु बना हुआ होता है प्रोटीन का, और वो प्रोटीन कहाँ बनेगी? प्रोटीन का नाम तो है ट्यूबुलिन प्रोटीन और ये बनेगी G2 प्रावस्था में। विशेष ध्यान रखना ट्यूबुलिन प्रोटीन का। फिर आ जाती है G2 प्रावस्था, इसका मीनिंग है सेकेंड गैप फेज और इसमें क्या घटनाएं हो रही है? विशेष रूप से तुम्हारे को ध्यान रखना है प्रोटीन का संश्लेषण होता है और विशेष प्रोटीन है कौन सी? ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये ट्यूबुलिन ही प्रोटीन आगे चल के क्या बनाती है? तर्कु तंतु बनाती है। अब इनके 2 नाम और हैं। पहला है G1, G1 के 2 नाम और है। ये डीएनए संश्लेषण से पहले आ रही है, इस कारण इसका नाम है प्री डीएनए सिंथेसिस। और ये एम प्रावस्था पूरी होने के बाद में आती है, इसलिए इसका नाम है पोस्ट एम फेज।
G2 के भी दो नाम हैं, ये S के बाद में आ रही है तो ये हो गया पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, और M से पहले आ रही है तो ये हो गया प्री एम फेज। इसके बाद में तुम्हारे को विशेष ध्यान रखना है G0 यानी शांत प्रावस्था क्या है या क्या घटना है। तो ऐसी कोशिकाएं जो कभी विभाजित नहीं होती है या कभी कभी ही विभाजित होती है, वो G1 से निकलकर, विशेष ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है, G1 से निकल के और बाहर आ जाती है और निष्क्रिय हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। तो इस अवस्था को ही क्या कहा गया है, G0 प्रावस्था। यदि कोई कोशिका G0 प्रावस्था में है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो कोशिका चक्र में अभी इन्वॉल्व नहीं है, वो कोशिका चक्र से क्या है, बाहर हो चुकी है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एम फेज, जिसको अपन समसूत्री विभाजन करके पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को अभी तक जितना बताया मैंने उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट कर सकता है कि उसके क्या डाउट रहा हुआ है, तो उसको अगली क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको जो आगे का टॉपिक है वो अच्छा क्लियर हो सके। और विशेष बात कहना चाहूँगा मैं, जो भी स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तब तक तुम्हारे कोशिका विभाजन चलता रहेगा। तो कोशिका विभाजन को थोड़ा कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है, जिससे कि अपने भविष्य में जो आगे के वाले जो टॉपिक है, चैप्टर है, उनमें अपने को समस्या नहीं आए। और सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि इन क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं हो। धन्यवाद।